तो क्रॉप्स को हम लोग हिंदी में फसल कहते हैं। तो क्रॉप होता क्या है, जब हम लोग एक ही प्रकार का प्लांट लगाते हैं, कोई भी हो जाए, गेहूं हो, चावल हो, कुछ भी प्लांट हो, बड़ी तादाद में लगाते हैं जब हम लोग खेतों में, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, उस चीज़ को हम लोग फसल कहते हैं या क्रॉप्स कहते हैं। ठीक। तो देखो आपने क्या क्या किया हुआ है, आपने कुछ अच्छा तो किया हो, मगर फिर बाद में नॉन एज ये क्या लिखा हुआ है मुझे ये नहीं समझ आया। और क्रॉसिंग लिखा हुआ है, क्रॉपिंग भी नहीं, क्रॉसिंग लिखा हुआ आपने। मगर यहाँ पर मुझे यहाँ पर एग्जाम्पल की वजह से आपका समझ आ रहा है कि बाजरा, मेज, मस्टर्ड कुछ ऐसे आपने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे ये सही लगा। मगर आपको क्लियर लिखना चाहिए कि नॉन एज क्या है ना, नॉन एज क्रॉपिंग है या क्रॉसिंग है। अब खरीफ क्रॉप क्या होती है आप लोगों को पता होना चाहिए, जो बारिश से पहले बोई जाती है, बारिश से पहले। और रबी क्रॉप क्या होती है, जो ठंडी से पहले, बारिश के बाद और ठंडी के पहले। ठीक है, तो बारिश के पहले कौन कौन सी बोई जाती है, धान हो गया, बाजरा हो गया, और इसमें आप गेहूं ले लो ना। तो यहाँ पे देखो बाजरा है, तो यहाँ पे ये आंसर आपका सही होगा। अब शुगर इंटू अल्कोहल, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि शुगर को जब हम लोग अल्कोहल में बदलने लग जाते हैं तो उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। मॉलिक्यूल है जो कि बहुत छोटे, सब माइक्रो मॉलिक्यूल उसी का पार्ट है। मगर मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल से वेरी लार्ज होते हैं, वेरी लार्ज। ठीक है, अगर ये मटर का दाना है तो ये आपका गेंद के समान होगा। ठीक है, मटर के दाने से गेंद बड़ी होती है, तो इसलिए आप मैक्रो मॉलिक्यूल इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये बड़ा होता है। तो ये है आपका। अब छठा क्वेश्चन आपका है, मेटल इज हार्ड शाइन बोथ ए एंड बी नन। तो दोनों ही होते हैं, तो ये दोनों का आपका सी आंसर दिया हुआ आपका सही। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क बाय द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से दही बनती है, तो आपका बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की मदद से दही बनती है। सोयल फर्टिलिटी इज इंक्रीज बाय, सोयल फर्टिलिटी किससे इंक्रीज होती है दोस्तों, यहाँ पर एल्गी को बोलते हैं, एल्गी की वजह से होती है। एल्गी को क्या बोलते हैं, ग्रीन घास भी बोलते हैं, ग्रीन ग्रास। किसका, ऑफ वाटर, ये याद रखना। ये पानी में एल्गी कैसे दिखते हैं, पानी में काई जो होते हैं, काई की तरह आपको दिखते हैं। बैक्टीरिया टाइप्स, कोकी, बैक्ली, स्पाइरेला, तीनों ही टाइप हैं इसके। वीडिंग इज रिमूवल ऑफ, वीडिंग का मतलब क्या है दोस्तों, वीडिंग क्या होता है, रिमूविंग ऑफ अनवांटेड प्लांट फ्रॉम क्रॉप्स। फसल में से जो अनवांटेड, जैसे धान का खेत है तो उसमें से कुछ अनवांटेड आ जाते हैं, खर बोलते हैं जिसको, उसको निकालने को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीडिंग। तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट। ठीक है, रिमूवल मतलब हटाना, तो अनवांटेड। यूज़फुल प्लांट नहीं हटाएंगे क्योंकि यूज़फुल वाला तो हमें जो ज़रूरी है वो तो नहीं हटाएंगे। ट्रीज़ क्या, उसमें ट्रीज़ कहाँ से आ जाएंगे, एक बात बताइए ना, ये बिल्कुल ऑप्शन ही गलत है। फ्लावर क्यों आप हटाओगे, फ्लावर से ही तो फल बनेगा। तो सिंपल सी बात है, अनवांटेड प्लांट ही हम हटाने को ही वीडिंग कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं कि सिंचाई क्या होती है। तो सिंचाई क्या होता है दोस्तों, फसल में पानी देना, और पानी कितना देना, कंट्रोल में एकदम, मतलब जितना उसको पानी चाहिए उतना ही। ये नहीं कि आपने बिल्कुल आंधी ला दी उसके अंदर, कहीं से नहर खोल दी और पूरा खेत को भर के पूरा डुबो दी फसल को, तो वो क्या, वो तो बेकार हो गई ना। तो इरिगेशन क्या है, कंट्रोल अमाउंट में पानी देना। तो खेत में आप पानी कैसे दे सकते हैं कंट्रोल तरीके से। तो दो कंट्रोल तरीके हैं आपके पास। एक तो ये आप अपना पंप सेट या ट्यूबवेल गड़वा लें और पानी देते रहें थोड़ा थोड़ा करके जितना पानी चाहिए। और दूसरा तरीका है ये कि आपके पास अगर कोई नदी जा रही है तो, या नहर जा रही है, तो वहाँ से आप नाली बनाकर अपने खेत में पानी को खींच सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या है, ये अनकंट्रोल हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आप इसमें मौसम के ऊपर निर्भर रहना होता है, और मौसम का क्या पता, वो कभी ज़्यादा दे दे कभी कम दे दे। अब भारत में बहुत से लोग यही तरीका अपनाते हैं कि मौसम को मनाते रहते हैं कि भगवान कब बरसेंगे और उनको पानी मिलेगा। कभी कभी पानी भगवान कभी कभी ज़्यादा दे देते हैं, जिसके कारण आपकी फसल बर्बाद हो जाती है। कभी आपको पानी कभी मिल ही नहीं पाता, तो इस कारण भी फसल की बर्बादी हो जाती है, फसल पैदा नहीं हो पाती। तो कंट्रोल अमाउंट में देना चाहिए आपको पानी, आपको इस बात को ध्यान रखना है। इरिगेशन की डेफिनेशन लिख लीजिए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और आपने इरिगेशन की डेफिनेशन बिल्कुल गलत लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है मुझे भी नहीं पता चल पा रहा है। तो
12वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज सोविंग, गिव एन एग्जांपल। तो आपको ये फोटो दोनों दिख रही होगी कि इसमें दोनों क्या कर रहे हैं। ये दोनों बंदे बीए छिड़क रहे हैं। बीए छिड़कना या बीए लगाना, बीओ को छिड़कना या लगाना क्रॉप उगाने के लिए, उसको ही सोविंग कहते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ सोविंग यू कैन राइट सोविंग इज एन आर्ट ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सोइल एट पर्टिकुलर डेप्थ इज नोन एज सोविंग। पहले आप इस बात को सोचिए कि मधुमक्खियाँ देती क्या हैं। मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है। तो अब इंसान क्या है, वो मधुमक्खियों को उनकी तादाद बढ़ाने लग गया और उनकी देखभाल करने लग गया, उनके लिए घर बनाने लग गया ताकि मधुमक्खियाँ उनके पास रहें और मधुमक्खियाँ घूम घूम कर शहद इकट्ठा करें। तो इसी सिंपल सी यही बात है कि द रेजिंग एंड केयरिंग ऑफ बीज फॉर कमर्शियल और एग्रीकल्चर पर्पज इज़ नोन एज एपीकल्चर। एपीकल्चर ही है ये, जब मधुमक्खियों का लालन पोषण होने लगता है या मधुमक्खियों की देखभाल होने लग जाती है, इस चीज़ को ही एपीकल्चर कहा जाता है। और इस एपीकल्चर क्यों होता है, ताकि वो हनी, उसको हनी मिल सके और वो हनी या तो बेच सकता है या तो कमर्शियल यूज में या तो घर में अपने यूज़ कर सकता है। ठीक है। स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेरी स्मॉल। दोस्तों, जो बहुत छोटे जीव होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है और इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की वजह से ही देखा जा सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह होते हैं, हर चीज़ पर होते हैं, हर वस्तु पर होते हैं। अगर आपको जानना है कि आपके हाथ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं, तो आप अपने हाथ पर थोड़ा सा पानी घेरिए और उसे रुई से रगड़कर आगे वाले शीशे जो पड़ा हुआ है वहाँ पर उस रुई को रगड़िए ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस शीशे पर आ जाए। आपका हाथ वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस शीशे पर आ जाए। अब उसको प्लेस करिए माइक्रोस्कोप के नीचे। तो जैसे ही आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस शीशे के ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि आपको दिख नहीं रहे थे, अब माइक्रोस्कोप में दिखने लगे हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिए, जब आपके शरीर पर बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं तो वो आपके अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर हावी हो जाते हैं और आपकी तबीयत या आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट आर द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो 5 तरह के होते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। पहले पे वायरसेस है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, उसके बाद एल्गी है, फंगी है। तो आप लोग इसको ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और ये 5 तरह के हैं, ये हर जगह होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, रेगिस्तान में हो सकते हैं, ग्लेशियर में भी हो सकते हैं, पानी में भी हो सकते हैं, आसमान में भी हो सकते हैं, आपके पास भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, एनीवेयर ना, एवरीवेयर इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हार्मफुल भी है और यूज़फुल भी हैं। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए फ़ायदा करते हैं? वो फूड प्रोडक्शन करने में फ़ायदा करते हैं, जैसे कि दही बनाने में, बियर बनाने में या फिर चीज़ बनाने में। और दूसरा फ़ायदा क्या करते हैं, ये एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदा करते हैं, जैसे कि ये डिकम्पोजर का काम करते हैं। डिकम्पोजर क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको ये लोग खाद बनाने में, छोटे छोटे टुकड़े करने में मददगार होते हैं। और तीसरा फ़ायदा आप लोग अगर इसकी बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो तीसरा फ़ायदा मेडिसिन लाइन में आपकी हेल्प करते हैं, मेडिसिन बनाने में, जैसे कि एंटीबायोटिक हो गया, उसको बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिट होते हैं। पॉलीमर क्या होता है मैंने आपको डेफिनेशन दे दी है, आप लोग देख सकते हैं, मगर आप लोग इसको ध्यान से समझिए कि यह वास्तव में होता क्या है। जब छोटे छोटे मोनोमर्स को जोड़कर कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसको पॉलीमर बोलते हैं, और वो जिस प्रोसेस के द्वारा जोड़ा जाता है उस प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइज्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। आप इसको समझिए कि ये उसी तरह है जिस तरह से छोटे छोटे हम लोग धागे को जोड़ कर एक बहुत बड़ा रस्सी बना लेते हैं, मजबूत रस्सी बना लेते हैं। तो वो बड़ा अब क्या हो गया, वो पॉलीमर हो गया, और छोटे छोटे धागे क्या थे, वो मोनोमर के जैसे हो गए। और जो हमने उस क्रिया के, कौन सी क्रिया के द्वारा जोड़ा, उस क्रिया को हमने पॉलीमराइज्ड बोल दिया। ठीक है, तो बेसिकली पॉलीमर 2 तरह के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। और नेचुरल क्या है, जो नेचर से मिला हो, जैसे कि एनिमल और प्लांट से,
और सिंथेटिक है जो आदमी ने बनाया है, जो केमिकल प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है लेबोरेटरी में, उसको बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। आप लोग देख सकते हैं इसके थोड़े से नाम। नेचुरल में प्रोटीन है और ग्लूकोज है। नेचुरल रबर भी आपका नेचुरल पॉलीमर में आएगा। और जब मैन मेड द्वारा बनाया जाता है जैसे कि लेबोरेटरी में, आपके 3-4 आप लोग देख लीजिए, प्लास्टिक फाइबर, इलास्टोमर है, नाइलून भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नाइलून की डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं, ये प्लास्टिक जैसे ही होते हैं और प्लास्टिक के ही बने होते हैं, बस थोड़ा लचीलेपन में होते हैं। इनकी कुछ खासियत होती है, मैंने लिख रखी है, आप लोग देख सकते हैं। ये वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं और रेजिस्टेंस होते हैं वाटर के, मतलब वाटर को आर पार नहीं जाने देते। अगर आप देखेंगे आपके टूथब्रश के जो आगे वाले बाल होते हैं वो भी नाइलून के होते हैं। तो टेफ्लॉन बहुत अच्छे इंसुलेटर होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए इंसुलेटर, तो इसका आंसर ट्रू आना चाहिए था। प्लास्टिक से भी ज़्यादा अच्छे इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, इन पे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है प्लास्टिक से भी ज़्यादा। तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि सारे एलिमेंट क्या डक्टाइल होते हैं? नहीं, डक्टाइल तो सिर्फ मेटल होते हैं और एलिमेंट में तो सारे ही आ जाते हैं, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल। तो इसका आंसर आपको ट्रू नहीं करना है। आपका ट्रू फॉल्स था कि क्या मलेरिया एनफ एडीज के काटने से होता है? तो आपको करना था एडीज के काटने से तो डेंगू होता है, मलेरिया किसके काटने से होता है? एनाफिलीज के। तो आपने यहाँ पर ट्रू किया हुआ है, तो ये गलत है। तो ये वाला बिल्कुल सही है और ये वाला भी सही है, क्योंकि एग्रीकल्चर 3 वर्ड से नहीं निकला, वो 2 वर्ड से निकला है, एग्री और कल्चर, है ना, ये जुड़ के मिले हुए हैं। तो इसमें तीसरा वर्ड थोड़ी ना है, तो ये आपका फॉल्स रहेगा, जो कि सही है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक क्रिया होती है जिसमें पौधे अपने खाना खुद बनाते हैं। तो पौधों को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। ये तीनों जब लेते हैं तो वो लोग इसको मिलाकर ऑक्सीजन देते हैं और शुगर का मतलब खाना देते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि यही सिर्फ सिंपल यही फोटोसिंथेसिस है और फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट में होता है। अगर आपको डेफिनेशन देखनी है तो आप लोग यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ साफ है। जो आपको इसमें से मिल रहा है वो आप लोग उठाकर रख लीजिए, आपको लिखने के काम आ सकता है। तो फसलों को उगाने के लिए जो जो तरीके अपनाए जाते हैं, जो उपाय किए जाते हैं, उस चीज़ को हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में 5 उपाय होते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो पहला उपाय क्या होता है? पहले तो हम लोग ये करते हैं कि मिट्टी को प्रिपेयर करें, खेत की मिट्टी को या सोयल को हम लोग प्रिपेयर करें। तो आप लोग देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोयल। अब आप खुद ही सोचिए कि बड़े बड़े पत्थरों जैसी मिट्टी में आप लोग फसल कैसे उगाएंगे? तो इसलिए मिट्टी को छोटे छोटे टुकड़े में किया जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट किया जाता है। तो हल चलाना या उसको लेवल करना, ये सब प्रिपरेशन ऑफ सोयल में आ जाता है। सोविंग सीड आप लोगों को बता दिए मैंने, आप लोग देख सकते हैं पीछे जाकर। तो अब आता है फसल जब बड़ी हो जाती है, फसल जब आप लोग बो देते हैं तो उसके बाद उसको न्यूट्रिशन देना ज़रूरी होता है। तो जैसा कि आजकल के लोग अभी भी करते हैं, कुछ लोग गोबर दे देते हैं या कुछ लोग कोई खाद दे देते हैं घरेलू वाली। और अब लोगों ने लेटेस्ट कर दिया, अब लोग तो बाहर से ही खाद खरीद कर लाते हैं जो कि केमिकल की होती है। तो वह केमिकल उसको बड़ा तो कर देता है, उसको न्यूट्रिएंट तो दे देता है, मगर वो कहीं ना कहीं वो केमिकल उसी में रह जाता है और वो हमारे शरीर में भी आता है। तो हम लोगों को जानना था कि मैन्योरिंग होता क्या है। मैन्योरिंग आप लोग लिखिए, सिंपल है बिल्कुल। प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप इज़ नोन एज मैन्योरिंग। सिंपल है दोस्तों, और ये मैन्योरिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्रॉप को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो इसलिए ये स्टेप एग्रीकल्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और अगला स्टेप होता है एग्रीकल्चर में इरिगेशन। इरिगेशन में आपको बता दिया मैंने कि क्रॉप को कैसे पानी दिया जाता है कंट्रोल अमाउंट में, उसको इरिगेशन कहा जाता है। अगला स्टेप है कि वीडिंग। वीडिंग आपको मैंने बताया कि फसल में अनवांटेड प्लांट आ जाते हैं, उनको निकालना ही वीडिंग कहलाता है। उनको प्लांट को उनसे बचाना ही इरिगेशन कहा जाता है, क्योंकि अगर वो अनवांटेड प्लांट आ जाएंगे तो वो मिट्टी में से सारा मिनरल लेने लग जाते हैं और फसल आपकी बड़ी हो नहीं पाती, इस वजह से उनको निकालना जरूरी। अब हार्वेस्टिंग क्या होता है? ये अंतिम होता है, अंतिम स्टेप होता है, ये बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है। जब आपने अपनी फसल बड़ी कर ली, उनको बचा भी लिया, उनको न्यूट्रिशन भी दे दिया, तो उनको अब बाद में आता है कटाई करना। कटाई करना ही हार्वेस्टिंग होता है। और उसके बाद कटाई करने के बाद आप लोग उस अन्न को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उसको कहीं रखेंगे, ये तो नहीं है उसको छीट के रखेंगे, उसको कहीं रखोगे, किसी कंटेनर में रखोगे, उसको कहते हैं स्टोरिंग करना। तो कटाई के बाद स्टोरिंग करना ही यही हार्वेस्टिंग एंड स्टोरिंग होता है। तो रबी आपकी खरीफ क्रॉप, ये रबी आपका गलत आंसर है। मेज क्या होती है? खरीफ क्रॉप होती है, ठीक है। जो भी बारिश से पहले बोई जाए, बारिश शुरू होने से पहले, उसको क्या बोलते हैं? उसको खरीफ क्रॉप बोलते हैं, ठीक है।
और जो भी सर्दी से पहले, सर्दी शुरू होने से पहले बोई जाए उसको क्या कहते हैं, रबी क्रॉप। ये याद रखना आपको, विंटर के पहले, और ये समर बारिश के पहले, रेनी सीजन। यहाँ पे सोयल सही है। यहाँ पे एग मीट, सबको एग मीट, आपने एग मीट गलत किया हुआ। वैक्सीन से हमें इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है, आपका वैक्सीन वाला था। यहाँ पे MRF कर रखा है आपने, MRF टायर है ना, ये भी गलत होगा आपका। और मैंने आपको फिर से बता दिया है कि एलिमेंट कितने तरह के होते हैं। एलिमेंट 3 ही तरह के होते हैं, और टोटल इनकी संख्या कितनी है, 117 है या 118 है, कुछ ऐसे है। उनमें से 80 आपके मेटल हैं, 80 आसपास मेटल है, और जो बचे हुए हैं वो क्या है आपके, नॉन मेटल और मेटेलॉइड, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये सही किया हो कि डेंगू एडिस के काटने पे होता है, मगर आपने ट्रू फॉल्स में मैंने आपको दिया हुआ था क्या, मलेरिया एडिस के काटने से, तो आपने वहाँ पे ट्रू किया हुआ है। तो आपको ध्यान देना चाहिए, मलेरिया मैंने वहाँ रखा हुआ था, आपने यहाँ तो लिखा हुआ है सही है कि डेंगू के काटने से, अरे डेंगू होता है एडिस के काटने से, मगर वहाँ ट्रू फॉल्स में क्यों आपने गलत कर दिया।